तो करंट अफेयर्स के आज के अंक पे हम करंट अफेयर्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पक्षों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपका जो अगला टारगेट है वो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई एक न्यूज़ है। बांग्लादेश में यूनिवर्सल पेंशन योजना का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, बांग्लादेश आप सभी को पता है भारत से ही अलग हुआ एक जो है हिस्सा है, भारत का ही एक हिस्सा था, पाकिस्तान बना फिर बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश ने एक योजना चालू की है, यूनिवर्सल पेंशन योजना। 17 अगस्त 2023 को ये योजना आपकी आई थी, बांग्लादेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। शेख हसीना जी के बारे में आप सभी जानते हैं, शेख मुजीबर रहमान की जो बेटी हैं, इस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी। तो 18 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी नागरिक हैं उन सभी के लिए एक पेंशन कवरेज योजना है आपकी ये। इस योजना के अंतर्गत 6 योजनाओं को जोड़ा गया है। बांग्लादेश यूनिवर्सल पेंशन योजना, ठीक है, यूनिवर्सल पेंशन योजना, इसमें टोटल 6 योजनाएं हैं। कितनी योजनाएं सम्मिलित हैं इसमें? टोटल 6 योजनाएं सम्मिलित हैं आपके। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए पेंशन योजना है ये पूरी के पूरी। ठीक है, अब इसमें जो अभी योजनाएं शुरू हो चुकी हैं 6 योजनाओं में से, एक तो प्रगति है, दूसरी सुरोखा है, समता और प्रवासी है। ऐसे करके टोटल 4 योजनाएं तो प्रारंभ हो गई थी आपकी 17 अगस्त को ही। ठीक है, 4 योजनाएं 17 अगस्त को ही प्रारंभ हो गई थी। 18 वर्ष से प्लस आयु के नागरिकों के लिए, बांग्लादेशी नागरिकों के लिए आपका है। अब आपको लगेगा कि सर बांग्लादेश में क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और ये आपको जो है कई पक्ष जो है जब चर्चा में होते हैं, काफ़ी चर्चा में रही है योजना। प्रगति, सुरोखा, समता और एक और है आपकी प्रवासी। ये योजनाएं आपकी स्टार्ट हो चुकी है, अभी 2 योजनाएं और स्टार्ट हो जाएंगी इसी के अंतर्गत। ये 6 योजनाओं में से 4 आपकी प्रारंभ हो गई हैं। ठीक है, ये योजना में से सबका अलग अलग योगदान है। जो प्रगति योजना है ये निजी जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब वाले हैं, उनके लिए प्रगति योजना है। सुरोखा उनके लिए है जो स्वरोजगार कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं। समता उनके लिए है जो कम आय वाले व्यक्ति हैं, जिनकी आय बहुत कम है। और प्रवासी योजना वो है जो कि प्रवासी बाहर मतलब बांग्लादेश में रह रहे हैं लेकिन बाहर से आए हुए हैं, प्रवासी बांग्लादेशियों के लिए आपकी व्यवस्था है। 2 योजनाएं बाद में लॉन्च की जाएंगी। तो इस योजना में 18 वर्ष से आयु का, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी नागरिक जो मतलब कि इसमें अभी से जैसे हमारे यहाँ अटल पेंशन योजना, आपको पता है कि हमारे यहाँ अटल पेंशन योजना है, उसी तरीके से कोई भी नागरिक 18 वर्ष से ऊपर का है तो वो इस योजना को से प्रतिभाग कर सकता है, जुड़ सकता है और 60 वर्ष की आयु के बाद उसको जो है एक पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस योजना में 50 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति भी शामिल है। ठीक है, 50 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति भी इसमें जोड़ा गया है और 50 वर्ष से अधिक व्यक्ति को 60 वर्ष तक मतलब किस्तें चुकानी पड़ेंगी आपका। ठीक है, तो 18 वर्ष से अधिक और फिर इसके बाद तो लगातार उसी हिसाब से इसके सबके प्लान बनेंगे। तो ये आपको रफली याद रखना है कि बांग्लादेश सरकार के द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। एक तो योजना आपकी ये है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कनाडा अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था। एक तो आपको पता है कि कनाडा में एक सबसे बड़ा मुद्दा था जो खालिस्तान को लेकर के, वहाँ के जो जस्टिन ट्रूडो साहब थे वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, उनके द्वारा लगातार कई सारे बयानबाजी दिए जा रहे थे। वहाँ पर कई सारी हत्याएं भी हुई कनाडा में, तो उसमें भारत को दोषारोपण किया जा रहा था। अभी क्या हुआ है, जो आपका कनाडा है, देखो कनाडा को हम ब्रिटिश कोलंबिया भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया वहाँ का एक क्षेत्र है। मतलब कनाडा में जो पश्चिमी केलोना शहर है वहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया एक एरिया है और आमतौर पे हम ब्रिटिश कोलंबिया भी बोलते हैं। पहले ब्रिटिश उपनिवेश भी आपका रहता था ये। तो कनाडा सरकार के द्वारा देश के पश्चिमी क्षेत्र में, जो कनाडा का पश्चिमी हिस्सा है उसी को हम ब्रिटिश कोलंबिया कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जंगल में बहुत तेजी से आग लग गई। ये आमतौर पे मतलब फायर, ये एक बहुत बड़ी मामला, ये केवल कनाडा भर की बात नहीं है। आए दिन चाहे अमेजोन के जंगल हो, ऑस्ट्रेलिया के जंगल हो, यहाँ तक कि भारत में भी जंगलों में आग लगती है। तो वहाँ पर जो पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र है, एक शहर है आपका केलोना शहर, ये चर्चा में है। तो कभी मान लीजिए कुछ पूछ लेता है इसको लेकर के, केलोना शहर ये कनाडा का है। यहाँ पे जंगल में आग लग गई
और ये आग इतनी तेजी से फैलने लग गई, तो यहाँ पर जो है काफी सारे लोगों को विस्थापित करना पड़ा, और विस्थापित करने के कारण से सरकार के द्वारा इस पूरे क्षेत्र में इमरजेंसी जैसी आपात स्थिति पैदा हो गई, और कनाडा सरकार के द्वारा यहाँ पे आपातकाल भी क्या किया गया, आपका घोषित किया गया। तो कनाडा में अभी इमरजेंसी की सिचुएशंस हैं, और ये जो है अगस्त 2023 में यहाँ पर जब आग लगी थी आपकी पश्चिमी, अभी तो मामला शांत है, मतलब इस चीज़ों में वो किया गया। आप सोचिए जंगलों की आग कितनी खतरनाक होती है। जब आपको जंगल में आग लगती है ना, तो फिर कितने सारे पशु पक्षी होते हैं, कितने सारे जीव जंतु होते हैं, उनका जीवन तो समाप्त होता ही है। जो आम लोग रह रहे होते हैं उनको भी वहाँ से विस्थापित करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे एक जंगल था जिसका नाम था मैकडॉगल क्रीक, जंगल का नाम था मैकडॉगल क्रीक। इस जंगल में आग लगी थी, और ये आग इतनी तेजी से बढ़ गई कि काफ़ी लोग विस्थापित हो गए, और परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पे आप खुद सोचिए, अब इसका दुष्परिणाम कनाडा के लिए बहुत सारे जलवायु परिवर्तनवेत्ता बता रहे हैं कि इस जंगल में जो भीषण आग है वो लगी है ग्लोबल वार्मिंग के कारण से। क्योंकि कनाडा के बारे में आप सभी जानते हैं, कनाडा आपका जो है उच्च अक्षांशों में अवस्थित है, बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ रहती है, लेकिन अब कहते हैं वहाँ पे बहुत तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सूखे जैसे हालात बन रहे हैं, बिजलियां गिर रही हैं, ठीक है। और इस कारण से जो है ये आपका मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ही ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है, जो कि कनाडा के जंगलों में आग लगी है। तो देखो ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम जब होंगे, उसमें केवल समुद्र का स्तर बढ़ना ही एकमात्र रीजन नहीं होगा, उसमें ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी। जो आपकी जंगलों में वनाग्नि लगती है वो अपने आप में बहुत खतरनाक होगी, ठीक है। और आमतौर पे देखो गर्मी के मौसम में होता भी क्या है, जो जंगलों में पेड़ होते हैं ना, वो भी आपस में रगड़ खाते हैं, खासकर बांस के पेड़ जो होते हैं, तो उससे भी कई बार रगड़ से भी चिंगारी उठती है और आग लग जाती है, क्योंकि हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं और फिर बहुत तेजी से पेड़ जैसे रगड़ेंगे आग लगने की स्थिति रहती है, ठीक है। तो ये एक आपको ध्यान रखना है। और कभी भी आपको जब कभी भी क्वेश्चन आप लिखते हैं ना, आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो आंसर राइटिंग में इन पक्षों को आप जरूर मेंशन करिए, ठीक है। पूरे के पूरे वृक्ष जल जाते हैं, सोचिए खड़े वृक्ष जितने जीव जंतु, कुछ बचता नहीं है फिर। और इस आग को इतना आसान नहीं कि इसको आसानी से हम जो है बुझा लें, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है? तो एक ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो है आपका, देखिए उत्तर प्रदेश में विकास बहुत तेजी से हो रहा है, और इसका जो जीता जागता उदाहरण है, बहुत सारे एक्सप्रेसवे बने अभी हाल ही में। उत्तर प्रदेश को 4 भागों में हम बांट के देखते हैं कई बार, है ना। एक तो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है हमारा, एक पूर्वांचल है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक अवध प्रदेश है। अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एरियो पे विकास डेवलपमेंट, चाहे वो गोरखपुर का क्षेत्र हो, बनारस का क्षेत्र हो, प्रयागराज का क्षेत्र हो, इधर गाजियाबाद का क्षेत्र हो, मेरठ का क्षेत्र हो, बहुत सारे एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश को जोड़ा जा रहा है। और कई सारे उत्तर प्रदेश में आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि लाइक नोएडा। नोएडा के बारे में आप जानते हैं, नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी। वैसी अभी एक नई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, बीडा, BIDA, ठीक है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे और कई सारी अथॉरिटी, जैसे गीडा आपकी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एक सारथिया में भी है आपका, ये जो जौनपुर है ना, जौनपुर में आपका सारथिया में भी एक आपकी अथॉरिटी है। तो अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाने की बात की गई है, ठीक है। और इसमें जो है ये आपका 12 सितंबर 2023 को झांसी के 33 गांवों को जोड़ करके वहां पर एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बनाया जाएगा। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? झांसी में। झांसी आप सभी जानते हैं, झांसी क्यों फेमस है? 1857 की क्रांति का केंद्र बिंदु रहा है झांसी, रानी लक्ष्मीबाई रही है यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा झांसी में बीडा बनाने की बात हुई है, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी है आपकी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है इसके गठन के लिए मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और जो नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना है उसके अंतर्गत इसका गठन किया गया है। अभी बीडा को लगभग 5000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इसके तहत यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। देखिए जहाँ पर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ आती हैं वहाँ पे बड़े बड़े जो है आपके उद्योगों के लिए एक तो पहली बात आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है, लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाते हैं,
वहाँ पर ज़मीनें भी आपकी जो हैं बड़ी बड़ी ज़मीनें, प्लॉट, ये सब आपका, और प्लॉट की कीमत सस्ती भी होती है, मतलब बड़े बड़े प्लॉट बहुत सस्ती कीमतों में उपलब्ध हो जाते हैं ताकि उद्योगों को स्थापित किया जा सके। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आकर के वहाँ पर अपने प्लांट लगाती हैं और उससे जो है उनका कार्य होता है। ठीक है, तो नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित होगी। यहाँ पे 33 गाँवों को झांसी के जोड़ करके बुंदेलखंड बीडा का निर्माण किया गया है। अब देखिए, तो नोएडा की तर्ज पर ही अब जो है बुंदेलखंड क्षेत्र को जो है चमकाने की बात हो रही है। ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का मैप है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो 33 गांवों में टोटल ये 35,000 एकड़ जमीन को जो है टोटल आपका सरकार के द्वारा डेवलपमेंट की बात हो रही। 35,000 एकड़ जमीन को अब बीडा के अंतर्गत रखा जाएगा और इसको जो है इसमें एक नई टाउनशिप बनाई जाएगी और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर जो लोग हैं उनको जो है प्रोत्साहित किया जाएगा, इन्वेस्टर्स को। ठीक है, अब आप सोचिए कि सरकार ने मतलब कितना बड़ा डिसीजन लिया है ये, क्योंकि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। मानसून के कारण से क्षेत्र में एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है ये इनिशिएटिव कहा जा सकता है सरकार का। ठीक है, तो नोएडा जैसे फिर से बुंदेलखंड भी चमकेगा। आप ध्यान रखिएगा, बीडा का निर्माण किया जा रहा है। यूपी वाले जितने बच्चे हों सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये खबर और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नोएडा की तर्ज पे ही आपका बुंदेलखंड को भी डेवलप किया जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगली खबर जो है आपका फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से है। आपका एक संस्था आपकी सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ठीक है, इसमें एफडीआई की मंजूरी दी गई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है। सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो फार्मा की कंपनियां होती हैं ना, जो दवाओं का निर्माण कराती हैं। ठीक है, सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में एफडीआई को मंजूरी दी गई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। तो ये मंजूरी कौन देता है? एफडीआई की मंजूरी देता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक है, आपको पता है जब कोई भी संस्था है, कोई भी कंपनी है, कुछ भी है, यदि वो 10% से ऊपर अपनी जो है विदेशी जो है उसके निवेश प्राप्त होता है तो एफडीआई के तौर पे होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, टोटल 9,589 करोड़ रुपए का जो है एफडीआई यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। 9,589, ठीक है, करोड़ रुपए का एफडीआई जो है इस कंपनी को प्राप्त हो रहा है। कंपनी कौन सी है? सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इसको जो है एफडीआई प्राप्त हुआ है ये। और सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के लगभग 76.1% इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण जो है किया जा रहा है और इसके तहत जो है आपका इसको एफडीआई मिल रहा है। तो सरकार के द्वारा, आपको पता है इसके लिए सेबी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, आरबीआई बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। ये सभी संस्थाएं जो है इनके ऑब्जर्वेशन पे, इनके मूल्यांकन पर ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की जाती है। और हम चाहते हैं कि विदेशी निवेश भारत में आए ताकि हम उच्च स्तरीय संयंत्र लगा सकें, उपकरणों को लगा सकें, नए रोजगारों का सृजन हो सके। ठीक है, तो और भारत की जो एक कंपनी है आपका फार्मा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है सुवेन फार्मा। ठीक है, तो सुवेन फार्मा को क्या किया जाए, इसका क्षमता का विस्तार किया जा सके। ठीक है, भारत सरकार अब एफडीआई के तहत भारतीय चाहती है कि कोई भी ग्रीन फील्ड फार्मास्यूटिकल्स परियोजनाओं को संचालित करता है तो 100% तक विदेशी निवेश कर सकता है, मतलब पूरा का पूरा पैसा लगाए, नए प्लांट बनाए, नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और यहां पर आकर के कार्य करे। तो भारत सरकार फार्मा क्षेत्र पे बहुत ध्यान दे रही है और एफडीआई को लेकर के कार्य कर रही है। तो अभी फार्मा क्षेत्र पे एफडीआई, विदेशी पैसा जो भी आ रहा है उसको लगाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, देश के अंदर हमें जो है ना विदेशी पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप खुद सोचिए, कैपिटल पूंजी एक बहुत बड़ी चीज है औद्योगिकरण के लिए। जब भी हमें औद्योगिकरण करना है तो सबसे पहले 3-4 चीजें हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए? पूंजी होनी चाहिए, कैपिटल। बिना पूंजी के हम कोई भी औद्योगिक गतिविधि नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए? पहला तो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, पूंजी होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? श्रम होना चाहिए, श्रम होना चाहिए। तीसरा तकनीकी होनी चाहिए, तकनीकी होनी चाहिए। ठीक है, बिना टेक्नोलॉजी के भी आप अब औद्योगिकरण नहीं कर पाएंगे, वर्तमान की नितांत आवश्यकता है आपकी। ठीक है, तो पूंजी, श्रम, तकनीकी, कच्चा माल भी होना चाहिए आपके पास, रॉ मटेरियल भी होना चाहिए। अच्छा, आप एक चीज सोचिए, यदि आपके पास पूंजी है
तो आप श्रम इंपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तकनीकी इंपोर्ट कर सकते हैं, कच्चा माल इंपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब पूंजी किससे चाहिए? भारत के पास जितना है वो तो सरकार जितना कर रही है, बाकी आपको विदेशी सहायता भी चाहिए होगी। तो एफडीआई एक माध्यम है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक माध्यम है। सरकार जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफआईआई और एफडीआई के माध्यम से इस आवश्यकता की पूर्ति करती है ताकि औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो सुवेन फार्मा को अभी ये मिला है ताकि फार्मा के क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब आपको पता है एक संस्था है स्पेसएक्स, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जो है फॉल्कन को लॉन्च किया गया है। स्पेसएक्स कंपनी का ये एक आपका जो है रॉकेट है, फॉल्कन लॉन्च कब किया गया? ये 29 अगस्त को। एलन मस्क के बारे में आप सभी जानते हैं। 29 अगस्त 2023 को फॉल्कन रॉकेट को लॉन्च किया गया है। वैसे प्राइवेट तरीके से जो है आपका ये पूरा का पूरा आपका जो है प्राइवेट तरीके से लॉन्च है, लेकिन अब इसको आप समझिए, ये जो फॉल्कन लॉन्च हुआ है इस बार का, ये इस बार करवाया है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा करवाया गया है। यूपीआई को जानते हैं आप लोग, यूपीआई इसी के द्वारा संचालित कराया जाता है। तो अभी जो ये वाला फॉल्कन लॉन्च हुआ है ये भारत के द्वारा करवाया गया। भारत ने अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समर्पित अपना एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट चालू किया है, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फॉल्कन लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और इससे जो है बड़े स्तर पे फॉल्कन लॉन्च के माध्यम से भारत जो है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, खासकर आप लोग देखते हैं जो आर्थिक गतिविधियों में अभी एक नए प्रकार का जो इरा आ रहा है वो आ रहा है क्रिप्टो करेंसी का। ठीक है, तो ब्लॉकचेन प्रबंधन और उपयोग को सरल बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो है फॉल्कन को उद्देश्य किया गया है ताकि कुबरनेट्स क्लस्टर पर समर्पित ब्लॉकचेन प्रबंधन को बनाया जा सके। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है इसको लेकर मैं अलग से एक सेशन लूंगा, हो सकता है रिवीजन वाली क्लास में ले लूं। मैंने इकोनॉमी में पढ़ाया है आपको कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से इसको संचालित किया जा सकता है। ये भी एक तरीके का नेटवर्क है आपका। ठीक है, नेटवर्किंग के अंतर्गत हो सकता है। तो आपका जो है फॉल्कन इस बार जो लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के द्वारा, ये भारत के एनपीसीआई के द्वारा करवाया गया है और इसका अल्टीमेट गोल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करना। ठीक है, इसको लेकर के नेटवर्क डेवलप करना। ठीक है, इसको लेकर लेजर तकनीकी के उपयोग को तैनात करना, उस दिशा में जो है काम करने के लिए ये आपका पूरा का पूरा काम किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाइपर लेजर फैब्रिक एक आपकी जो है इंटरप्राइजेस स्तरीय ब्लॉकचेन नेटवर्क है आपका, उसी को इसके तहत आपका लॉन्च किया गया है। हाइपर लेजर फैब्रिक आपका एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है, उसी को लॉन्च किया गया फॉल्कन के तहत। ठीक है, तो फॉल्कन एक क्या है? रॉकेट है। ये रॉकेट आपका स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है जो कि एलन मस्क का है और एनपीसीआई के द्वारा अभी इसके तहत फॉल्कन लॉन्च करवाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपका कि इस बार का जो फॉल्कन लॉन्च है ये इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करना, हाइपर लेजर फैब्रिक एवं इंटरप्राइज स्तरीय अनुमति के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क को डेवलप करना। ठीक है, तो ब्लॉकचेन नेटवर्क बस इतना याद रखिए, ज्यादा नहीं, ब्लॉकचेन नेटवर्क पे काम करना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉल्कन अभी रॉकेट आपका जो है लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। सुवेन आपकी फार्मा को एफडीआई प्राप्त हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको बताया एफडीआई की क्यों जरूरत है भारत को, ताकि हम देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को, देश की तकनीकी को, देश की क्षमताओं को विस्तारित कर सकें, उसे बढ़ाया जा सके। ठीक है, और नोएडा के ही तर्ज पे जो है दूसरा नोएडा बनाने की बात की गई है। दूसरा नोएडा पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि जो अन्य आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैं, चाहे वो सारथिया का हो, चाहे वो आपका जो है गीडा हो, वो इतने बेहतर नहीं हो पाए जितना बेहतर नोएडा में जो है डेवलपमेंट हुआ। लेकिन फिर भी एक बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, यहाँ पर बीडा बन रहा है। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है ये आपका जो है मैंने आपको बताया था कि कनाडा में जो वहाँ के ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र है, वहाँ के जंगलों में आग लगी। सरकार को यहाँ की स्थिति से निपटने के लिए आपातकाल इमरजेंसी जैसी स्थितियाँ जो है बन गई और इमरजेंसी लगाया गया। केलोना शहर में ये जंगल में आग लगी थी आपकी। इसके बाद एक आपको मैंने बताया कि बांग्लादेश सरकार के द्वारा जो है पेंशन योजना लाई गई है, यूनिवर्सल पेंशन योजना। तो ये करंट अफेयर से जुड़े हुए आज के पक्ष है। ठीक है, ठीक है।
तो करंट अफेयर्स को लेकर ये 5 टॉपिक हैं। अब आप इनको याद करिए, रिवाइज करिए, इससे पहले के जितने सेशन हैं उनको भी रिवाइज करते रहिए। धीरे 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 करंट अफेयर्स में 5-5 टॉपिक करते हुए आज मैंने आपको करंट अफेयर्स का इतना समग्रता से अध्ययन करा दिया है कि शायद अब आप लोगों को ही पता, जो लोग रेगुलर हैं, जो मेरे साथ कंटिन्यूअस हैं, जो लगातार पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि मैंने कितना करंट अफेयर्स कवर करा दिया है। ठीक है, आप रेगुलर रहिए, कंटिन्यूअस रहिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं आपका कुछ भी नहीं छूटने दूंगा, सब कुछ कवर कराऊंगा, बस पढ़ते जाइए। रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो पूरा कर जाएंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के अंक में इतना ही रखेंगे। अब आप इसको रिवाइज करिए सभी लोग। ठीक है, चलिए।